किसी का कोई सवाल है? यस। आप जो बोले ना फिलोसॉफिकल डाउट्स, इससे मेरे बहुत दिलों से कुछ डाउट्स हैं, कॉमन डाउट जिसका आंसर नहीं मिला मुझे। क्लास एक तो पहला है कि जो मून लैंडिंग का जो है इशू, उसके ऊपर प्रभुपाद बोलते हैं कि जो मून पे गए थे वो मून अलग है, वो कुछ तो नाम कुछ तो प्लेनेट है और एक्चुअल मून जो सन से दूर है। और अभी इंडिया ने भी चंद्रयान-1 भेजा, अभी चंद्रयान-2 भेजा। इस सिचुएशन में अगर हमें कोई, तो मेरा भी डाउट है, कोई भी अगर मुझे पूछे तो कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता कि हम बोलते हैं वो मून अलग है, ये मून अलग है, वो क्या समझ में नहीं आता। देखिए, ऐसे नहीं है। कई बार ऐसे होता है, तो यहाँ पे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सेकंड दूसरा, जो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स का जो एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक ठीक है। तरीके से विल टेक वन क्वेश्चन और फिर बाद में हम शायद व्यक्तिगत रूप में बाद में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा इस पे पूरा एक सेमिनार भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली आई हैव अ पावर पॉइंट ऑफ दिस, शायद बाद में आपको दिखा दूंगा उसके बारे में, पर मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कई बार ऐसे होता है कि हमारे प्रभुपाद जी ने कुछ वाक्य बताए हैं, जैसे हम चंद्र पे गए या नहीं। तो कई बार हमारे संस्था में प्रभुपाद जी के सबसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है वो भक्त लेते हैं, और यह प्रभुपाद जी ने बताया ऐसे कहते हैं। पर प्रभुपाद जी ने क्या है, हर एक विषय पे अलग अलग स्टेटमेंट्स किए हुए, और जो हमारे गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करना मतलब ऐसे एक लाइन नहीं है कि ये लाइन में है तो आप फॉलो करें, नहीं तो आप गलत है। वास्तव में ऐसे एक सर्कल है, और उस सर्कल में अलग अलग पोजीशंस हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, और ये अगर प्रभुपाद जी ने उस विचार की पुष्टि करते हुए एक भी अगर विधान किया है तो फिर वो जो विचार है वो एक्सेप्टेबल है। तो इसमें भी अभी जो चंद्र पे के बारे में प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, मेरे वेबसाइट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट पे पूरा इस पे एक लेख है। पर प्रभुपाद जी ने प्रधान रूप से 3 प्रकार के विधान किए वहाँ पे। एक है कि वे भारत से कि पृथ्वी से बाहर गए ही नहीं, पूरा एक तरह से वो एक ढोंग था। दूसरा है कि वो पृथ्वी से बाहर गए पर किसी और ग्रह पर चले गए, चंद्र पे गए नहीं। तीसरा है कि वे चंद्र पर गए पर चंद्र को एक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि चंद्र एक्सेस को क्या बोलेंगे हम, अनुभूति नहीं कर, चंद्र का अनुभव नहीं कर पाए। गुड, थैंक यू। चंद्र की अनुभूति नहीं कर पाए। तो अभी तीनों प्रकार के स्टेटमेंट्स है प्रभुपाद जी के, और प्रभुपाद जी का मेन भाव क्या था वो, अगर आप भगवद्गीता के परिचय में प्रभुपाद जी बोलते हैं शुरुआत में कि हमने बहुत प्रयास किया है खुद को चंद्र तक जाने के लिए, पर खुद की चेतना ऊपर उठाने के लिए प्रयास नहीं किया हमने, और भगवद्गीता आपको बताएगी आपकी चेतना कैसे उठा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी का मेन भाव क्या था? प्रभुपाद जी का मेन भाव ये था कि ये चंद्र पर जाने से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका मानव जीवन का प्रधान उद्देश्य है कि आप आपकी चेतना का विकास करो, आप चेतना को उठाओ। तो जो भी प्रभुपाद जी ने बताया है उसका जो केंद्र है वह में, उसका जो उद्देश्य है वह प्रधान हमको सबके सामने रखना है, और फिर उसके अनुसार हम अलग अलग चीज़ें जो प्रभुपाद जी ने बोली वो देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या शास्त्र का ये एक सेंट्रल टीचिंग है कि मानव चंद्र पर नहीं जा सकते? नहीं, शास्त्रों का ये सेंट्रल टीचिंग प्रधान सीख नहीं है। शास्त्रों का प्रधान शिक्षा क्या है कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आत्मा को भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवत धाम की प्राप्ति करनी चाहिए। तो फिर जो शास्त्रों की प्रधान टीचिंग नहीं है, प्रधान शिक्षा नहीं है, उसको हमें कभी प्रधान बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है
कि प्रभुपाद जी में देखते हैं भगवद गीता के 10वें अध्याय में, इंटेलिजेंस मीन्स टू सी थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव। बुद्धि मतलब कि हर एक चीज को कितना महत्व देना है वह अच्छी तरह समझना, यह बुद्धि का लक्षण है। तो प्रभु अभी कुछ लोग कह सकते हैं कि, कुछ भक्त भी कह सकते हैं कि मानव जो है कभी चंद्र के वो पूरा चंद्र का जो मिशन था वो पूरा एक तरह से बोगस था, कुछ ऐसे हुआ ही नहीं है। और कुछ उसके लिए कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी के कोई वीडियो दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। अभी हो सकता है वो, ओ गॉड, तो अभी हो सकता है, पर कुछ वक्त ऐसा हो सकता है कि ठीक है, अगर चंद्र पे भी गए हैं तो भी उससे क्या फर्क पड़ा है। प्रभुपाद जी का कहने का मतलब क्या है प्रधान रूप से, कि जब प्रभुपाद जी कहते भी कि हम चंद्र पे नहीं गए, तो उनका कहने उद्देश्य क्या है कि चंद्र एक इट्स अ हायर प्लैनेट एंड यू कैन नॉट गेट क्रैश इनटू द हायर प्लैनेट। पर प्रभुपाद जी ने कई बार कहा ऐसे गए तो भी क्या फर्क पड़ता है। और शास्त्रों में ऐसे प्रसंग है, ऐसे रावण ने स्वर्ग पे आक्रमण किया था, तो अर्जुन भी स्वर्ग में गए थे। पर अर्जुन स्वर्ग में कैसे गए थे, वो स्वर्गवासियों ने, इंद्र ने उनको बुलाया था इसलिए गए थे। रावण कैसे गया था, रावण ने आक्रमण किया था, बलि महाराज ने भी स्वर्ग पे आक्रमण किया था। तो अभी दोनों संभावनाएं हैं। तो कोई तंत्र ज्ञान से अगर वहां पे गया है तो अगर किसी को हमें देखना है कि लोगों को भक्ति के मूल सिद्धांत जो है उस पे हमको लाना है, और बाकी जो भी विवादास्पद बात है उन पे हमें हमारा ज़्यादा बुद्धि और ज़्यादा समय उसको वेस्ट नहीं करना है। तो अगर किसी को लगता है कि हम चंद्र पे गए थे, ठीक है गए थे, पर उससे क्या बड़ा फर्क पड़ने वाला है। चंद्र पे जाके भी क्या करने वाले हम, आहार निद्रा वह मैथुन, और क्या करने वाले। जब चंद्र पे 1969 में जब उनके लिए फंडिंग कम हो रहा था चंद्र के लिए जाने के लिए, तभी उनका मेन प्रॉमिस यही था कि जैसे क्या होगा, जैसे आप किसी हिल स्टेशन पर रिजॉर्ट के लिए जाते हो वैसे आप चंद्र पे पिकनिक के लिए जा सकते हो। और वहाँ पे क्या करोगे, पिकनिक पे जाके लोग क्या करते, आहार निद्रा मैथुन करते। तो फिर उसमें आपकी चेतना में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों पे हमें ज़्यादा जोर नहीं देना है। तो अगर किसी को लगता है कि क्या हम चंद्र पे गए थे या क्या हम चंद्र पे जाने वाले, तो क्या है, इसको जस्ट डोंट गेट इनटू इट टू मच। हो सकता है प्रभुपाद जी का मेन पॉइंट ये था कि आपको सिर्फ ऊपर के ग्रहों पर शारीरिक पद्धति से जाने से इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। और लोगों को चेतना के ऊपर उठाने के लिए जो मदद करना है, जो अनुकूल है वह कर सकते हैं। तो इन तीनों में कोई भी संभावना हो सकती है। भारत का भी चंद्रयान है, वो शायद चंद्र तक जा सकता है पर चंद्र को एक्सेस नहीं कर पाएगा। चंद्र को एक्सेस नहीं कर पाएगा मतलब क्या, कि चंद्र का अनुभव नहीं कर पाएगा। मतलब कैसे है कि चंद्र ये एक ऊंचा ग्रह है, और जैसे कोई कंप्यूटर होता है, अभी कोई बड़ा कंप्यूटर होता है तो उसमें अलग अलग लेवल का एक्सेस होता है। कि कोई कंपनी का सारा डेटा एक बड़े कंप्यूटर में है, तो उसमें जो कंपनी का सीईओ उसको सारा डेटा देख सकता है, पर एक क्लर्क होगा उसको सिर्फ कहते हैं ये फाइल में तुम एंटर करो, और बाकी सब क्या है वो दिखेगा भी नहीं उनको। तो क्या है, उस व्यक्ति को उतना अधिकार नहीं है कि सारा डेटा देख। कंप्यूटर में सब कुछ है पर उसको फाइल से वो दिखेगा भी नहीं। तो वैसे ही है, कोई शारीरिक स्तर पे वो कंप्यूटर पे जा भी सकता है, पर उसके पास अगर एक्सेस नहीं है, पासवर्ड नहीं है, तो कंप्यूटर में क्या है उसको दिखेगा नहीं। उसी तरह से कोई शारीरिक स्तर पे अगर कोई चंद्र पे चला भी गया तो जा सकता है। अगर उसका तंत्र ज्ञान का विकास हो जाएगा तो शायद चला भी गया तो उससे चंद्र की अनुभूति नहीं होने वाली है, क्योंकि क्या है, वो चंद्र स्वर्ग का एक भाग है, और उसकी अनुभूति करने के लिए जो चेतना है स्वर्ग के समान होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर उसको चंद्र की जो एक स्वर्ग के रूप में अनुभूति है वह बिल्कुल नहीं होगी, स्वर्गीय ग्रह के रूप में। चंद्र क्या एक रेगिस्तान जैसा कुछ जगह है वैसे दिखेगा उनको। तो इसमें हमको ज़्यादा
किसी से विवाद करने की जरूरत नहीं है। हमको हमारा उद्देश्य केंद्र में रखते हुए उस पर पुनः आ रहा है वापस। ओके, बोले जो भागवतम में कंसेप्ट है वो सन इज मून इज फार्दर देन सन इज, वो अलग है। वो क्या है, भागवत में बताया कि सूर्य चंद्र से ज़्यादा, चंद्र सूर्य से ज़्यादा दूर है। वो बिल्कुल अलग है कि क्या है। सबसे पहले भागवतम का जो कॉस्मोलॉजी है, जो कॉस्मोलॉजी अंतरिक्ष का वर्णन जो है, वह एक चिंतन के लिए बताया गया है। हमारे खुद के आचार्यों ने भी जब ज्योतिष्य के कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं, उनको कुछ उसके लिए कुछ कैलकुलेशन गणित करना होता है, गणना करनी होती है, तो किसी ने भागवतम का जो ब्रह्मांड का वर्णन है उसका उपयोग नहीं किया है। हाँ, विश्वनाथ चक्र ठाकुर भी चैतन्य महाप्रभु का अगर कुंडली बताते हैं या कोई कृष्ण की कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो भागवतम का जो ब्रह्मांड का वर्णन है उसमें जो मात्रा वगैरह बताई उसका किसी ने उल्लेख नहीं किया है, किसी ने उसका उपयोग नहीं किया है। तो हमारे ही भारतीय संस्कृति में एक दूसरा ब्रह्मांड का वर्णन है, उसको कहते हैं हम ज्योतिष शास्त्रों का, सूर्य सिद्धांत, जैसे भक्तिवेदांत ठाकुर ने जो पढ़ा था वैसे सिद्धांत शास्त्र ग्रंथ है, और उसमें जो ब्रह्मांड का वर्णन है वो काफ़ी अलग है। और अगर आपने भारतीय इतिहास में सुने हैं आर्यभट्ट वगैरह जो बड़े गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट ने भी ग्रंथ लिखा। आर्यभट्ट ने कहा है कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है वो उनका जो ब्रह्मांड का वर्णन है वो तो समझ में आता है, पर भागवतम का जो वर्णन है उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। पर किसी ने मतलब 1500 साल पहले, वो भी आर्यभट्ट कब थे एग्जैक्टली पता नहीं, पर लगभग 1500 साल पीछे कभी थे, 1000 से 1500 साल के बीच में। तो आर्यभट्ट को भी ये जो है ये विरोधाभास था कि ये कुछ अलग है दोनों का, और उन्होंने कभी इसके लिए नहीं कहा कि भागवतम गलत है और ये सही है। तो वी डोंट हैव टू बी मोर ट्रेडिशनल इन द ट्रेडिशन, कि हमारे परंपरा से अधिक पारंपरिक बनने की जरूरत नहीं है। हमारे परंपरा ने भी जो ज्योतिष शास्त्र और जो भागवतम का है उसमें कभी भेद देख के उसका कोई बड़ा उसके कारण उसके बड़ा विवाद नहीं किया है। तो अभी देखिए सुखदेव गोस्वामी के पास जब 7 दिन बचे हैं उनकी मृत्यु के लिए, तो तभी वो कॉस्मोलॉजी में पीएचडी करने के लिए नहीं गए। ब्रह्मांड के ज्ञान में उनको डॉक्टरेट नहीं करना है, तभी उनको तभी भगवान पे चिंतन करना है। और अभी मैं पर्थ में था तो मैं बुर्जन प्रभु से इसके बारे में बात कर रहा था। बुर्जन प्रभु ने एक अच्छा पेपर लिखा हुआ है 5th कैंटो का कॉस्मोलॉजी के बारे में, और उन्होंने लिखा है कि उसमें उसका थॉट फ्लो क्या है। सबका थॉट फ्लो ये है कि हाउ यू शुड बिकम डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड एंड अटैच टू द लॉर्ड। तो अभी देखिए 5वें स्कंद में पहले क्या है, 5वें स्कंद में शुरुआत में किसकी कहानी है? हाँ, भरत महाराज की कहानी है। और भरत महाराज की कहानी का उद्देश्य क्या है कि उनके पास इतना ऐश्वर्य था और फिर उन्हें उसका वैराग्य दिखाया, फिर भी वो आसक्त हो गए, फिर बाद में अनासक्त होकर वो भगवान की प्राप्ति कर ली। तो वह जो कहानी के रूप में वहां पे बताया है वही बाद में आगे एक ब्रह्मांड के दर्शन के रूप में बताया। कैसे बताया कि ब्रह्मांड में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, वहां पे अलग अलग लोग रहते हैं, पर वो सब क्या कर रहे हैं? वो धर्म कर रहे हैं, वो भगवान की पूजा कर रहे हैं। और सारे वर्णन का उद्देश्य है कि हमें भगवान की भक्ति धर्म करना है, भगवान की भक्ति करनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भागवत में जो बताया है वो सही या गलत है, हमको वो नहीं कहना है कि ये एक मॉडल है। और जैसे अगर आप आयुर्वेद के दृष्टि से हमारे शरीर को देखते हैं और एलोपैथी की ओर से हमारे शरीर को देखते हैं, तो अभी आयुर्वेद में कहते हैं कि कफवात पित्त होता है। अभी एलोपैथी में देखें तो कफवात पित्त आपको जैसे एक विशेष रूप से नहीं बता पाओगे। ये कफ को म्यूकस बोल सकते हैं, पर एग्जैक्टली सेम नहीं है वो। तो अगर आयुर्वेद में बताते हैं कि जठराग्नि आपकी बहुत आपकी शक्ति अच्छी होगी तो आपका सेहत अच्छा रहेगा। तो अभी आप एलोपैथी में देखेंगे तो जठराग्नि नाम की कोई चीज़ नहीं है, मेटाबॉलिज्म होते रहता है, पर कोई अग्नि वैसे नहीं है। तो ये क्या है, हर एक प्रकार की जब दृष्टिकोण होता है, दृष्टिकोण के अनुसार संकल्पनाएं होती है।
तो एलोपैथी का भी मॉडल सही है कि उससे भी लोग बीमार होते हैं, ठीक होते हैं, और आयुर्वेदा का भी मॉडल सही है। तो क्या है इसमें जो इस तरह से शरीर के अलग अलग मॉडल हो सकते हैं, और एक मॉडल और दूसरे मॉडल को हमें डायरेक्टली हम तुलना नहीं कर सकते। एवरी मॉडल हैज टू बी रेफरेंस्ड विद इन इटसेल्फ। ठीक है, ये जो कफ वात पित्त है उससे क्या हम शरीर के कैसा काम करके समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो है अभी ये सब पार्श्वभूमि क्यों दे रहा हूँ मैं कि भागवतम का जो वर्णन है उसमें ब्रह्मांड का एक वर्टिकल डायमेंशन है। वर्टिकल डायमेंशन मतलब एक ऐसा ऊपर चढ़ने वाला एक दिशा है। मतलब हम कहते हैं कि हम बहुत ही सिंपलिस्टिक होते हैं हमारे ब्रह्मांड के वर्णन के बारे में। अभी अगर हम देखते हैं एक तरह से भारत और अमेरिका पृथ्वी के ऑपोजिट में है। पृथ्वी का ऐसे मैप देखते हैं, बस गोल करेंगे तो भारत और अमेरिका लगभग ऑपोजिट में है। अगर भारतवासी को पूछेंगे कि स्वर्ग कहाँ है, वो कहेगा ऊपर। अमेरिका में किसी पूछे स्वर्ग पूछे कहाँ है, ऊपर। पृथ्वी पे देखे तो स्वर्ग ऊपर है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो फिर वो स्वर्ग कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया वाले को भी ऊपर, मतलब इधर हो जाएगा। तो स्वर्ग वास्तव में कहाँ है? तो हम ऊपर ये कहने के लिए होता है, बट इट्स नॉट सिंपलिस्टिकली ज्योग्राफिकल ऊपर नहीं है। वो भूगोल के स्तर पे ऊपर नहीं है। वो क्या है? एक ऊपर का एक स्तर है अस्तित्व का। इट्स अ हायर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, इट्स नॉट सिंपली अ जियोग्राफिकल अप। तो क्या है, कभी कभी हम भाषा के स्तर पे ऐसे बोल सकते हैं, पर जो भागवतम में या धार्मिक ग्रंथों में जो ब्रह्मांड की रचना बताई गई है उसमें जो वर्टिकल डायमेंशन है वो एक अलग डायमेंशन है, और वह हमारे फिजिक्स में नहीं आता डायरेक्टली। तो इसीलिए उस दृष्टिकोण से ऐसे बताया गया है कि जो चंद्र है वह सूर्य से ज्यादा ऊपर है। मतलब पृथ्वी अगर यहाँ पे है तो सूर्य यहाँ पे है और चंद्र यहाँ पे है। पर कैसे है, अगर मान लीजिए अभी आपका ये ब्रह्मचारी आश्रम है और जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उसका नाम क्या है? मधुवन। तो अभी यहाँ से अभी ये हम 3rd फ्लोर पे है। मान लीजिए वो मधुवन 20 फ्लोर का है और कोई मधुवन के 20वें फ्लोर पे कोई रह रहा है। तो 3rd फ्लोर से 20 फ्लोर ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। पर मान लीजिए यहाँ से कोई द्वारका में कोई बिल्डिंग है और द्वारका की बिल्डिंग में कोई 4th फ्लोर पे रह रहा है। तो क्या है, वर्टिकल दृष्टिकोण से जो मधुवन में 20वें फ्लोर पे रह रहा है वो ज़्यादा दूर है, जो द्वारका में 4थे फ्लोर पे रह रहा है वो ज़्यादा पास में है वर्टिकलिज्म। पर टोटल अगर डायगोनल करेंगे आप उसको, तो अगर आप टोटल डिस्टेंस देखोगे तो क्या होगा, जो मधुवन में रह रहा है 20वें फ्लोर पे वो वास्तव में ज़्यादा करीब है, ठीक है, पर जो ऊंचाई की दृष्टि से है वो ज़्यादा ऊंचा है। तो अगर आप ज्योतिष शास्त्र में डिस्टेंसेस देखते हो तो फिर जो इफेक्टिव डिस्टेंस है, जो चंद्र जो है वो सूर्य से अधिक करीब है, पर जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसमें चंद्र जो है ज़्यादा ऊपर है। ओके, नो मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। Yes, bro. Yeah, some simple answer.